अस्सलामुअलैकुम। टेली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट sabak.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। बायोलॉजी लेसन में आज हम बात करेंगे डिसऑर्डर्स ऑफ नर्वस सिस्टम की, और ये टॉपिक तमाम बोर्ड्स में क्लास 12 में मौजूद है। फेडरल और केपीके में ये चैप्टर 17 जो कि नर्वस कोऑर्डिनेशन के नाम से है, जबकि पंजाब और बलूचिस्तान में ये चैप्टर 17 जो कि कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल के नाम से है, और सिंध बोर्ड में ये चैप्टर 3 जो कि कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल के नाम से है उसमें मौजूद है। इन वीडियोस को सुनने के बाद आप हेडेक, स्ट्रोक, मेनिंजाइटिस और ब्रेन ट्यूमर के बारे में जान सकेंगे। आज के बायोलॉजी के लेसन और इससे मुंसलिक वीडियोस को घर बैठे देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहाँ पर तमाम बोर्ड्स की 9वीं से 12वीं जमात तक बायोलॉजी के सारे टॉपिक्स पर वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त मौजूद हैं। इनके ज़रिए आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता करके इम्तिहानात में शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे हेडेक के बारे में। हेडेक जिसे कि आम जुबान में सर दर्द कहा जाता है। होता क्या है कि जब आप हमारी हेड या नेक रीजन में पेन होता है तो उसे हेडेक कहा जाता है। लेकिन जो मिसकंसेप्शन है वो ये कि हेडेक जो है वो हमारे ब्रेन में दर्द की वजह से होता है। हालांकि जो हमारा ब्रेन है, जो हमारा दिमाग है, उसके पास पेन रिसेप्टर्स नहीं होते। अगर हम रिसेप्टर्स की बात करें कि रिसेप्टर्स क्या हैं, तो रिसेप्टर्स वो स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं जो डिटेक्ट करते हैं पेन को, मतलब कि दर्द को, तकलीफ को। तो जो उसको सेंस करने वाले सेल्स हैं वो हमारे पास, हमारे ब्रेन में नहीं होते। तो फिर इसका क्या मतलब है कि जो हेडेक है वो किस वजह से होता है? जो पेन रिसेप्टर्स कहाँ पे प्रेजेंट हैं, जो हमारे ब्रेन के आसपास हैं, या फिर हम कहेंगे कि जो सराउंड कर रहा है एरिया ब्रेन को, उसके अलावा जो नेक रीजन है वहां पर जो पेन रिसेप्टर्स हैं या सेंसिटिव स्ट्रक्चर्स हैं उनमें डिस्टर्बेंस हो जाए तो फिर उसकी वजह से हेडेक होता है। अगर हेडेक्स की टाइप की बात की जाए तो हेडेक जो है उसकी 2 टाइप्स होती है। एक हम कहते हैं प्राइमरी, और जो दूसरा है उसे कहा जाता है सेकेंडरी हेडेक। तो अगर प्राइमरी हेडेक की बात की जाए कि प्राइमरी हेडेक क्या है, तो उसके लिए हम देख लेते हैं साथ साथ कि जो प्राइमरी हेडेक है वो किस वजह से होता है। प्राइमरी हेडेक जो है वो किसी भी अंडरलाइन डिसऑर्डर की वजह से नहीं है। मतलब ये कि हम कहते हैं कि किसी और बीमारी की वजह से नहीं है, जो सिर्फ और सिर्फ पेन रिसेप्टर्स के डिस्टर्ब होने की वजह से होता है। उसमें भी फर्दर इसकी टाइप्स हैं। एक जो है उसे कहा जाता है मिग्रेन। मिग्रेन जो है, इसके साथ में आप डायग्राम देख लें कि ये जो डायग्राम है, जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि आधे सर के दर्द को मिग्रेन कहा जाता है। और मिग्रेन की बात की जाए कि ये ज्यादा कॉमन किन में है, तो ये ज्यादा कॉमन वुमेन में, फीमेल्स में होता है, क्योंकि उनमें एस्ट्रोजन लेवल या एस्ट्रोजन एक हार्मोन है उसमें चेंजेस आती हैं, तो उसकी वजह से वुमेन में मिग्रेन ज्यादा होता है। प्राइमरी हेडेक की अगर हम एक और टाइप की बात करें तो वो है टेंशन हेडेक। टेंशन हेडेक किस वजह से होता है? अगर हम उसकी रीजन की बात करें तो जो आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, जैसे कि जो हेड एरिया या नेक एरिया है वहां पर जो मसल्स प्रेजेंट, उन मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से जो हेडेक होता है उसे टेंशन हेडेक कहा जाता है। और ये होता किस तरह से, जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि एक बैंड की फॉर्म में हेड रीजन जो है, या हम कह रहे हैं कि फोरहेड का ये वाला जो एरिया जो आपको हाईलाइट करके लाइट रेड कलर में दिखाया हुआ है, यहाँ पर पेन होता है। टेंशन हेडेक अगर हम कंप्यूटर को ज्यादा देर तक देखें या किसी टीवी स्क्रीन को ज्यादा देर के लिए देखें, इसके अलावा फिजिकल या इमोशनल स्ट्रेस की वजह से भी टेंशन हेडेक हो सकता है। इसके अलावा प्राइमरी हेडेक की एक और टाइप है जिसे क्लस्टर हेडेक कहा जाता है। क्लस्टर हेडेक की अगर बात की जाए कि ये क्या है, तो जैसे आप यहाँ पर डायग्राम में देख रहे हैं कि एक आई के एरिया को हाईलाइट किया हुआ है, तो क्लस्टर हेडेक में सिर्फ और सिर्फ
एक आई के हम कह रहे हैं कि ऊपर दर्द होता है, और ये बहुत ही रेयर टाइप है प्राइमरी हेडेक की, और ये 0.1% है, और उसमें भी देखा जाए तो ये कॉमन होती है मेन में। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि पेन कहाँ पर हो रही है, पेन हमेशा जो है वो सेम साइड के ऊपर, एक ही आंख के ऊपर होती है, जिसकी वजह से ऐसे फील होता है कि जैसे वो आंख जो है वो रेड हो रही है, रेडनेस होती है, और उसके साथ साथ टीयरिंग, मतलब ये कि आंसू आना स्टार्ट हो जाते हैं। अब अगर हम सेकंड टाइप की बात करें, जो हम ऊपर बात कर रहे थे कि हेडेक की जो सेकंड टाइप है उसे सेकेंडरी हेडेक कहा जाता है। और जो सेकेंडरी हेडेक है वो किस वजह से होता है, वो कोई भी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम आ रही है हेड या नेक में, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि किसी और बीमारी के साइन एंड सिम्टम्स जिसमें हेडेक कहा जाता है, तो किसी और बीमारी की वजह से जो हेडेक या सर दर्द हो रहा है तो उससे हेडेक कहा जाता है। जैसे कि हम कह रहे हैं कि अगर कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, जैसे कि ब्लीडिंग है ब्रेन की, कि ब्रेन में अगर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए, इसके अलावा ट्यूमर हो जाए, या फिर मेनिंजाइटिस हो जाए, जो क्या क्या डिजीज है, जैसे कि हमें पता है कि जो हमारा ब्रेन है, हमारा दिमाग है, उसके ऊपर लेयर्स प्रेजेंट हैं जिन्हें हम कहते हैं कि मेनिंजिस, मेनिंजिस में इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसकी वजह से जो डिजीज होती है उसे कहा जाता है मेनिंजाइटिस। तो ये क्या है, ये डिफरेंट कॉजेज हैं जिनकी वजह से सेकेंडरी हेडेक हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा हेडेक के बारे में। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे स्ट्रोक के बारे में। स्ट्रोक क्या है, ये एक नर्वस डिसऑर्डर है। नर्वस सिस्टम की अगर बात की जाए तो नर्वस सिस्टम हमारा आसाबी निजाम है जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड और बॉडी में जितनी भी नर्व्स हैं उनसे मिलकर बना हुआ है। तो अगर हम स्ट्रोक की बात करें तो अगर हमारे ब्रेन को, हमारे दिमाग को ब्लड सप्लाई जो है वो डिस्टर्ब हो जाए, मतलब ये कि उसको प्रॉपर ब्लड सप्लाई ना मिले, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, स्ट्रोक, जिससे सेरेब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट भी कहा जाता है। तो अब अगर हम ये देखें कि जो स्ट्रोक है वो कितनी टाइप्स का है, तो अगर हम फर्स्ट टाइप की बात करें तो वो है स्केमिक स्ट्रोक, जैसे कि आप यहाँ पर डायग्राम में भी देख रहे हैं कि किस वजह से होता है, ये ब्लड क्लॉट की वजह से। मतलब ये कि अगर ब्लड का कोई क्लॉट जो है या जमा हुआ खून जिसे कहते हैं, कि वो क्या करे, वो जो ब्लड वेसल्स है जो कि ब्रेन की तरफ जा रही है उसको ब्लॉक कर दे। तो उसकी वजह से क्या होगा, जैसे आप यहाँ पर डायग्राम में देख रहे हैं कि एक ब्लड क्लॉट है जिसकी वजह से ब्रेन को ब्लड सप्लाई नॉर्मल नहीं मिल सकेगी जिस तरह से नॉर्मली मिलती है। तो उसकी वजह से क्या होगा, जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ब्लड क्लॉट स्टॉप कर देगा फ्लो ऑफ ब्लड टू अ स्पेसिफिक एरिया ऑफ ब्रेन, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं। इसी तरह से अगर हम सेकेंड टाइप की बात करें तो जो सेकेंड टाइप है वो है हेमरेज स्ट्रोक। हेमरेज स्ट्रोक को अगर हम देखें एक डायग्राम से, तो जैसे ये आपके सामने एक डायग्राम है, इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि किस वजह से होता है। ये होता है जब कोई भी ब्लड वेसल जो कि ब्रेन की तरफ ब्लड लेके जा रही है, अगर वो ब्रेक हो जाए, मतलब ये वो कट जाए किसी भी तरह से, तो फिर वहां पर क्या होगा, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। और जब ब्रेन में ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो जैसे यहाँ पर आप डायग्राम में देख रहे हैं कि ब्रेन के जो सेल्स हैं उनको नॉर्मल ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी, तो फिर उसकी वजह से क्या होगा कि ब्रेन का वो वाला एरिया जिन सेल्स को ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही, वो बॉडी के जिस पार्ट को कंट्रोल कर रहा होगा वो इफेक्ट हो जाएगा। अगर हम साथ में इसके रिस्क फैक्टर्स की बात करें कि वो कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि स्ट्रोक के चांस को बढ़ा देते हैं, तो उसमें सबसे पहले हम देखते हैं हाइपरटेंशन। ठीक है, हाइपरटेंशन है। उसके अलावा जो सिगरेट स्मोकिंग है वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रोक के चांस को बढ़ा देती है। उसके अलावा अगर हम और बात करें तो जो डायबिटीज मिलाइटिस है, इसके अलावा हाई अल्कोहल कंजम्पशन हो तो वो क्या करता है, वो भी स्ट्रोक के चांस को बढ़ा देता है। तो अगर हम साथ में देख लें कि इसके सिम्टम्स जो हैं वो कौन कौन से हैं, तो जैसे यहाँ पर आप डायग्राम में देख रहे हैं कि सबसे पहले क्या होता है कि उनका जो फेस है वो अनइवन हो जाता है, मतलब ये कि वो नॉर्मल नहीं रहता। ठीक है, जैसे कि अगर हम एक और डायग्राम देखें जिसमें आपको जो है वो एक नॉर्मल फेस नजर आ रहा है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, लेकिन अगर हम ये वाली डायग्राम देखें तो उनका फेस एक साइड पे लिफ्ट हो गया है, वो अनइवन हो गया। इसके अलावा उनका जो एक आर्म है वो इस तरह से जैसे हैंग हो गया है, हैंगिंग डाउन, मतलब ये कि वो नीचे की तरफ जाता है, उनके अपने कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं रहता। अगर उन्हें कहा जाए कि वो अपने उस वाले बाजू को ऊपर को उठाए तो वो उस बाजू को ऊपर नहीं उठा पाते। जैसे कि नॉर्मली अगर देखें तो किसी पर्सन को कहा जाए तो वो अपना बाजू ऊपर उठा सकता है, लेकिन
लेकिन अगर स्ट्रोक हो तो उसकी वजह से वो अपने बाजू को अपनी मर्जी से ऊपर नहीं उठा सकते। इसके साथ हम देखते हैं कि जो उन्हें अगर कोई फ्रेज बोलने को कहा जाए, उन्हें अगर एक जुमला कहा जाए बोलने के लिए, तो वो उसको दोबारा से नहीं बोल पाते, मतलब उनकी स्पीच जो है वो स्लर हो जाती है, वो नॉर्मल नहीं बोल पाते। तो उसके लिए होना क्या चाहिए कि इनमें से कोई भी सिम्टम अगर नजर आए, पता चले कि कोई भी ऐसा सिम्टम है, तो फौरन से उसको, उस पेशेंट को डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। लेकिन इसके अलावा भी हम देखते हैं कि सवियर हेडेक है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि क्या है कि ये जो है ये ब्रेन के जो हम कह रहे हैं कि वेसल्स जा रही है वहां पे ब्लड क्लॉट या ब्लीडिंग की वजह से होता है, जिसकी वजह से हेडेक हो जाता है। इसके अलावा वो पेशेंट जो है वो अपना बैलेंस लूज कर देते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ हम देखते हैं कि एक और जो सिम्टम है उसे कहा जाता है एफेजिया। अब ये जो है ये क्या है, इसका मतलब ये है कि वो किसी भी बात को वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर पाते। जैसे कि हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि उनकी जो स्पीच है वो नॉर्मल नहीं रहती, तो इसको क्या कहा जाता है, इसको एफेजिया भी कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम इनकी ट्रीटमेंट की बात करें कि इन्हें किस तरह से ट्रीट किया जा सकता है, तो इसके लिए हम देखते हैं कि इन्हें थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी, उसमें क्या होता है कि इसमें ब्लड थिनर्स दिए जाते हैं। ब्लड थिनर क्यों दिए जाते हैं, ताकि ब्लड जो है वो पतला हो और जो ब्रेन के सेल्स हैं वहां तक ब्लड सप्लाई हो सके। अगर हम थिनर्स की बात करें कि कौन कौन से हैं, तो उसमें हम एक देख लेते हैं कि हेरापिन जो है उसको यूज किया जाता है एज अ ब्लड थिनर। इसके अलावा प्लेटलेट एग्रीगेशन इनहिबिटर्स को यूज किया जाता है। प्लेटलेट, जैसे कि हमें पता है कि प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, तो वो एग्रीगेट ना हो इसलिए क्या दिया जाता है, प्लेटलेट एग्रीगेशन इनहिबिटर्स। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा स्ट्रोक के बारे में। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मेनिंजाइटिस के बारे में। ये क्या है, ये एक डिजीज है जो किससे रिलेटेड है, जो हमारे नर्वस सिस्टम, हमारे आसाबी निजाम से रिलेटेड है। और उसमें भी अगर हम फर्दर बात करें तो जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है, तो ये किससे रिलेटेड है, ये हमारे ब्रेन से रिलेटेड है। तो अब अगर हम ये देखें कि ये किस तरह से हमारे ब्रेन से रिलेटेड है, तो जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि यहाँ पर ब्रेन और उसके साथ इनलार्ज किया हुआ एक एरिया। तो जो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि मेनिंजेस हैं क्या। मेनिंजेस जो हैं वो नॉर्मली हमारे ब्रेन के पास, जो हमारा ब्रेन का अपर एरिया है, वहां पर लेयर प्रेजेंट है, जो कि इसको प्रोटेक्ट करती हैं, इसको बचा के रखती हैं किससे, फ्रिक्शन वगैरह से, या फिर अगर कोई झटका वगैरह लगे या कोई जंप या हम हेड अगर कहीं पे लगे तो उसको, ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं ब्रेन इंजरी से। तो अगर हम देखें कि वो कौन कौन सी है, उसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले क्या है, ड्यूरा मैटर, उसके बाद एरिकनॉइड, और उसके बाद आप देख रहे हैं कि पायोमेटर। ये 3 जो लेयर्स हैं इन्हें मेनिंजेस कहा जाता है। मेनिंजाइटिस कब होता है, जब ये लेयर्स इन्फ्लेमेट कर जाती हैं, मतलब ये कि इनमें सोजिश हो जाती है, ये फूल जाती हैं, तो उसकी वजह से जो बीमारी होती है उसे कहा जाता है मेनिंजाइटिस। जैसे कि कौन कौन से सिम्टम्स हैं, कौन कौन सी अलामात हैं जो एक पेशेंट जाहिर करता है जब उसको मेनिंजाइटिस हो जाए। तो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि उसकी जो नेक है, जो गर्दन है, वो स्टिफ हो जाती है। और इसके अलावा जैसे कि हम ये बात करें कि मेनिंजेस जो हैं वो इन्फ्लेमेट कर जाती हैं, वो कहाँ प्रेजेंट है, वो हमारे हेड रीजन में प्रेजेंट है, तो उसकी वजह से हेडेक, जिसे कि सर का दर्द कहा जाता है, कि वो होता है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि उसकी वजह से बुखार हो जाता है, वॉमिटिंग हो जाती है। वॉमिटिंग, जिसे उर्दू में उल्टी कहते हैं, कि उस बंदे को उल्टियां आनी शुरू हो जाती हैं, उसको वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा वो लाइट सेंसिटिव हो जाता है, बहुत ज्यादा लाइट को वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। ड्रॉजीनेस हो जाती है। ड्रॉजीनेस जैसे कि गनूदगी, उसे लगेगा कि उसको हर टाइम नींद आई हुई है, उसे ड्रॉजीनेस कहा जाता है। इसके अलावा जो जॉइंट्स हैं, जो जोड़ हैं, जो हम जैसे कहते हैं कि हमारी कोहनी के हो गए, हमारे घुटने के हो गए, जॉइंट क्या होता है, जहां पर 2 हड्डियां मिलती हैं उसे जॉइंट कहा जाता है, तो वहां पर पेन स्टार्ट हो जाता है। उसके अलावा फिट्स पड़ना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि क्या होता है कि इनवॉलेंट्री मूवमेंट होती है। कौन से मसल्स की, जो कि वॉलेंट्री मसल्स हैं, जैसे कि हमारे स्केलेटल मसल्स, जो नॉर्मली हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में होते हैं, लेकिन क्योंकि इस डिजीज की वजह से
उन मसल्स में इनवॉलेंट्री एक्शंस होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ और सिम्टम्स हैं जिनकी हम बात करें तो वो क्या है, डिक्रीज कॉन्शियसनेस, कि इसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारा कॉग्निटिव एबिलिटीज हैं, जो हमारे सोचने समझने की सलाहियत है, वो भी डिस्टर्ब हो जाती है। और अगर ये बच्चों में हो जाए तो फिर क्या होगा, उसकी वजह से बच्चों की जो फीडिंग है वो नॉर्मल रहती, बच्चों का जो खाना पीना है वो उस तरह से नहीं रहता जैसा होना चाहिए, उनकी फीडिंग बहुत ही कम हो जाती है। इसके साथ साथ जो ब्रीदिंग का प्रोसेस है, जो सांस लेने का अमल है, वो बहुत तेज हो जाएगा, रैपिड ब्रीदिंग होगी। और जो पोस्चर है कि जैसे हम खड़े होते हैं, बैठते हैं, वो नॉर्मल नहीं रहेगा, वो अनयूजुअल पोस्चर हो जाएगा उनका। अब अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें कि किस तरह से मेनिंजाइटिस को ट्रीट किया जा सकता है, तो जैसे सबसे पहले हम ऊपर बात कर रहे थे कि ये किस वजह से होती है, ये किसी भी पैथोजन जो डिजीज कॉजिंग एजेंट जैसे कि वायरस और बैक्टीरिया है, ठीक है, उनकी वजह से हो सकती है। तो जो ट्रीटमेंट है उसमें सबसे पहले क्या देखा जाएगा कि कौन सा ऑर्गेनिज्म उसको इन्फेक्ट कर रहा है, लाइक बैक्टीरिया की वजह से है, वायरस की वजह से है, तो उसी के अकॉर्डिंग उसको ड्रग्स, उसको मेडिसिन दी जाती हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि उन्हें क्या दिया जाता है, एंटीबायोटिक्स और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दिए जाते हैं। आज हम पढ़ेंगे ब्रेन ट्यूमर के बारे में। ब्रेन क्या है? ब्रेन हमारा दिमाग, जो किसका पार्ट है, किसका हिस्सा है, हमारे आसाबी निजाम का, हमारे नर्वस सिस्टम का। नर्वस सिस्टम क्या करता है? नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी के जितने भी फंक्शंस हैं उन सारे के सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है। और अगर हम ट्यूमर की बात करें कि ट्यूमर क्या है, तो ट्यूमर जो है वो तब होता है जब ब्रेन के जो सेल्स हैं वहां पर अनकंट्रोल्ड डिवीजन हो जाए, ठीक है, क्या हो जाए वहां पर, मतलब कि वो बहुत ही ज्यादा डिवाइड करना शुरू हो जाए, तकसीम होना शुरू हो जाए, तो उसे कहेंगे कि ट्यूमर। और अगर वो हमारे ब्रेन में प्रेजेंट है, हमारे दिमाग में प्रेजेंट है, तो उसे ब्रेन ट्यूमर कहा जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर डायग्राम में भी देख रहे हैं कि उसमें यहाँ पर आपको इनलार्ज करके भी दिखाया हुआ है कि ये जो मैस है ये क्या है, ये ब्रेन ट्यूमर है। तो अगर हम ये देखें कि मोस्टली होता क्या है, कौन से सेल्स हैं जिनके अनकंट्रोल्ड डिवीजन हो जाए तो ब्रेन ट्यूमर होता है। हमारे ब्रेन में सेल्स प्रेजेंट हैं जिन्हें न्यूरोग्लियल सेल्स कहा जाता है। अब अगर न्यूरोग्लियल सेल्स जो हैं उनका एबनॉर्मल मैस डेवलप हो जाए तो उसकी वजह से ट्यूमर हो सकता है। नॉर्मली ये जो न्यूरोग्लियल सेल्स हैं ये क्या करते हैं, ये हमारे जो नर्व सेल्स हैं, जो न्यूरॉन हैं, उनको सपोर्ट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो अगर हम न्यूरोग्लियल सेल्स को देखें तो हमारे पास एक डायग्राम है। इस डायग्राम से हम देखते हैं कि वो कौन से वाले सेल्स हैं। जैसे ये आपके सामने ये डायग्राम है, जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि यहाँ पर डिफरेंट न्यूरोग्लियल सेल्स की टाइप्स दिखाई हुई हैं। तो अगर हम उनकी बात करें तो उसमें कौन कौन से हैं, एपेंडाइमल सेल्स हैं जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स हैं, उसके अलावा माइक्रोग्लाया और एस्ट्रोसाइट्स, ये क्या हैं, ये डिफरेंट न्यूरोग्लियल सेल्स हैं जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट हैं। अब अगर हम ये देखें कि ब्रेन ट्यूमर की वजह से होता क्या है, वो कौन कौन से सिम्टम्स हैं, वो कौन कौन सी अलामात हैं जो एक पेशेंट जाहिर करता है, तो जैसे कि हम देख रहे हैं सबसे पहले क्या है, वॉमिटिंग। वॉमिटिंग क्या है कि मतलब उसको उल्टियां आना स्टार्ट हो जाएंगी, वो वॉमिटिंग स्टार्ट कर देगा। इसके अलावा उसमें मूड स्विंग्स आएंगे, मतलब ये कि कभी वो खुश होगा, कभी उदास होगा, लेकिन विदाउट एनी रीजन के, बगैर किसी वजह के उसके मूड स्विंग्स आते हैं। उसमें क्या है, कॉग्निटिव डिक्लाइन आता है। कॉग्निटिव डिक्लाइन की अगर हम बात करें तो मतलब ये है कि उसकी जो सोचने समझने की सलाहियत है वो उस तरह से नहीं रहती जैसे कि एक नॉर्मल पर्सन की होती है, उसका इंटेलिजेंस लेवल। और उसके अलावा उसमें क्या होता है, उसके हेयरिंग प्रॉब्लम्स आते हैं, मतलब जो उसके सुनने की हिस्स है, जो जिसकी वजह से वो सुन सकता है, वहां पर प्रॉब्लम्स आते हैं। और ये क्या है, हमारा ब्रेन कहाँ प्रेजेंट है, हमारे हेड रीजन में प्रेजेंट है, तो इसकी वजह से हेडेक, मतलब ये कि हमारा जो सर दर्द है वो स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा इनमें स्पीच प्रॉब्लम्स आते हैं, ये नॉर्मली उस तरह से नहीं बोल पाते जिस तरह से एक नॉर्मल पर्सन बोलता है। और सिजर्स आते हैं, उनके जो मसल्स
मसल्स हैं उनमें इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शंस, रैपिड कॉन्ट्रैक्शन होना स्टार्ट हो जाती हैं, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं। इस तरह की कंडीशन जब होती है उसे कहा जाता है सीजर। इसके अलावा और क्या हो सकता है कि पेशेंट जो है वो पैरालाइज हो सकता है, वो कोमा में जा सकता है, और अगर वो ब्रेन ट्यूमर बहुत ज्यादा हो चुका हुआ है या सिवियर है तो फिर उसकी वजह से उसकी डेथ भी हो सकती है। अगर हम ये बात करें कि पैरालाइज होना क्या है, तो जिसमें बॉडी का एक पार्ट या एक हिस्सा जो है वो काम करना छोड़ दे, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं इस डायग्राम में, ठीक है। अगर हम इसको यहाँ रख लें कि ये क्या है, इस डायग्राम में जैसे आप देख रहे हैं कि इस पेशेंट की टांगों ने काम करना छोड़ दिया, जिसकी वजह से ये किस पे है, व्हील चेयर पे है। तो अगर बॉडी का कोई पार्ट, कोई हिस्सा काम करना छोड़ दे तो हम कहते हैं कि वो क्या हो गया, उससे पैरालिसिस हो गया है, वो पैरालाइज हो गया है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा ब्रेन ट्यूमर के बारे में।